नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना YouTube चैनल आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, लिंग मुख्य धारा, बीएड द्वितीय वर्ष के लिंग विद्यालय और समाज, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो एक पेपर है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उपविषय है। तो इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आशा करता हूँ कि ये जो उपविषय है वो आपको बहुत लाभान्वित करेगा और इस मुद्दे के ऊपर, इस उपविषय के ऊपर हम एक विशेष प्रकार की सोच विकसित करके, समझ विकसित करके आगे बढ़ पाएंगे। प्रारंभ करते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं कि ये मुद्दा, ये शब्द, ये धारणा पैदा कैसे हुई। कंसेप्ट ऑफ जेंडर मेनस्ट्रीमिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एट द 1985 नैरोबी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन। नैरोबी के अंदर महिलाओं के ऊपर एक वैश्विक सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उसमें ये शब्द पहली बार प्रस्तुत किया गया, इस धारणा को पहली बार रखा गया कि ऐसा कुछ भी होना चाहिए। इट वॉज established एज ए strategy in international gender equality policy through the Beijing Platform for Action adopted at 1995 Fourth United Nations World Conference on Women in Beijing and subsequently adopted as a tool to promote gender equality at all levels. उसके बाद इसे बीजिंग के अंदर एक और सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है। इसे प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के रूप में लिया गया कि पहले ये विचार किया गया, अब इसको लागू कर देना, इसको क्रियात्मकता की तरफ लेकर आना है। 1995 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की चतुर्थ जो कॉन्फ्रेंस हुई महिलाओं के ऊपर बीजिंग के अंदर, उसमें इसे एक उपकरण के रूप में माना गया जो वैश्विक स्तर पर लिंग समानता को सभी स्तरों के ऊपर बढ़ावा देगा। ये इसका बैकग्राउंड था। 1985 के अंदर ये शब्द आया, अस्तित्व में आया, सोच में आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और 1995 में इसे अमली जामा पहना दिया गया और सभी सदस्य राष्ट्रों को यह कहा गया कि इसे लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं मेन स्ट्रीमिंग होता क्या है। पहले मैं सामान्य शब्दों में बता दूं, मुख्य धारा होती क्या है। किसी भी नहर, नदी के पास खड़े होकर देखिए, उसके बीच में जब हम जाते हैं तो वहां पानी बहुत तेज बहाव के साथ बहता है, सब कुछ बहुत गति में होता है। किनारों की तरफ आते जाइए, पानी का ठहराव होता जाता है, जो गहराई है वो भी कम होती जाती है। और यही चीज क्या है, जो लिंग विशेष है, जिसको मैं पुरुष कहूं, पैट्रियार्चिकल एस्पेक्ट के अंदर मैं लूं, मेल डोमिनेट सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, वो उस गहराई वाले और गति वाले हिस्से के अंदर है। और जो महिलाएं हैं वो किनारों की तरफ है, ना जहां पानी ज्यादा है, ना बहाव ज्यादा है, ना गहराई ज्यादा है। उस चीज को मुख्य धारा में लाना, उनको वो सभी सुविधाएं, वो सभी मौके, वो सभी अवसर, वो सभी अधिकार, वो सभी निर्णय लेने की क्षमताएं प्रदान करना, जो है वो मेरे शब्दों में जेंडर मेनस्ट्रीमिंग है। अब इसकी हम डेफिनेशन के रूप में पढ़ना चाहेंगे। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग इज एन अप्रोच टू पॉलिसी मेकिंग दैट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ विमेन्स एंड मेंस इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स। ये कहता है कि जेंडर मेनस्ट्रीमिंग जो है वो एक अप्रोच है, एक दृष्टिकोण है। किस चीज का? पॉलिसी मेकिंग का। जब भी हम कोई नीति निर्माण करते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना है दोनों पक्षों का, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी। किन किन चीजों का? इंटरेस्ट का, उनकी रुचियां क्या है, दूसरा उनके कंसर्न क्या है, मुद्दे क्या है। ये चीज जब ध्यान में रखी जाती है तो इसको हम जेंडर मेनस्ट्रीमिंग कहते हैं। नीति निर्माण पहली चीज, इंटरेस्ट देखना, कंसर्न देखना दोनों पक्षों का, मेल का, फीमेल का, पुरुषों का, महिलाओं का। In 1988, the Council of Europe defined gender mainstreaming as, यूरोप के अंदर एक जेंडर मेन काउंसिल है, उन्होंने, यूरोप की काउंसिल ने इसको परिभाषित किया, द रीऑर्गेनाइजेशन, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ पॉलिसी प्रोसेस। तीन चार शब्द प्रयोग किए हैं, ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना है या पुनर्संगठन करना है, इंप्रूवमेंट, बदलाव लेकर आना है, डेवलपमेंट, विकास करना है, इवेल्युएशन, मूल्यांकन करना है। किसका? पॉलिसी प्रोसेस का। पॉलिसी प्रोसेस क्या है?
नीति बनाने की जो प्रक्रिया है, so that a gender equality perspective is incorporated in all policies at all levels and at all stages by the actors normally involved in policy making. जब हम संगठन, बदलाव, विकास, मूल्यांकन, इन चारों चीजों को नीति प्रक्रिया के अंतर्गत लेकर आएंगे तो जेंडर जो इक्वलिटी है, लिंग समानता की जो एक धारणा है, वो पैदा होगी सभी स्तरों के ऊपर, सभी नीतियों के अंदर, और जो कार्य करने वाले लोग हैं वो भी इसके अंदर पॉलिसी मेकिंग में शामिल होंगे। ये काउंसिल ऑफ यूरोप 1988 में उन्होंने इसको परिभाषित किया। आगे बढ़ते हैं, हाउ, कैसे हो सकता है। जेंडर इक्वलिटी issues need to be mainstreamed at all stages of policy making or project programming, but it is especially important to take it into account at the planning stage when the problems, concerns and needs of the beneficiaries are identified and the ways to address them are defined. ये कहता है कि जेंडर इक्वलिटी जो है, लैंगिक समानता के जो मुद्दों की, जेंडर इक्वलिटी इश्यूज नीड टू बी मेनस्ट्रीम एट ऑल स्टेजेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। नीति निर्माण के सभी जो स्तर हैं, सोचने से लेकर लागू करना, मूल्यांकन करना, वहां तक के, इन सब का हिस्सा है। परंतु ये कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्लानिंग स्टेज, जब हम नीतियों की योजना बनाते हैं तब। when the problem, concerns and needs of the beneficiaries are identified, जैसे 1985 में ध्यान में आया कि लिंग मुख्य धारा होनी चाहिए, और 2020 में आप देख सकते हैं ऐसी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए की जा रही है। अगर वो उस टाइम कंसर्न में ना आया होता तो शायद ये संभव ना हो पाता। Therefore, gender analysis and gender impact assessments are crucial tools for gender mainstreaming. जब वो पॉलिसी मेकिंग में आ जाएगा, उनकी समस्याएं, उनके मुद्दे, उनकी आवश्यकताएं, फिर क्या होगा, उसके बाद उन्होंने बताया, कुछ टूल्स बताए महत्वपूर्ण। वो क्या है, जेंडर एनालिसिस कि जो लिंग का विश्लेषण करना है हमने, इस नीति का क्या प्रभाव पड़ा, क्या फायदा पहुंचा, एंड जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट्स, इनको जब हम जांचेंगे तब हम देख सकते हैं कि जेंडर मेनस्ट्रीमिंग हो रही है या नहीं है। सबसे पहले पॉलिसी मेकिंग की तरफ ध्यान देना है। पॉलिसी मेकिंग करते वक्त हमें क्या करना है, प्रॉब्लम्स देखनी है, कंसर्न देखने हैं, नीड देखनी है। प्रॉब्लम, समस्याएं, कंसर्न, मुद्दे जो करने की जरूरत है, नीड, आवश्यकताएं क्या है, और जब ये लागू हो जाएगी तब हमने क्या करना है, जेंडर एनालिसिस करना है, जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट देखना है, तब संभव हो पाएगा जेंडर मेनस्ट्रीमिंग। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ जेंडर मेनस्ट्रीमिंग। लिंग मुख्य धारा के सिद्धांत कौन कौन से हैं? 5 सिद्धांत दिए गए हैं। अगर इन 5 सिद्धांतों को हम ठीक से पालना कर लें तो शायद हम लिंग मुख्य धारा की बात, जिसको लैंगिक समानता के रूप में देखा जाता है, उसको पा सकते हैं। पहला है जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, लिंग संवेदनशील भाषा, और किस किस रूप में, वर्बल, नॉन वर्बल, टेक्स्ट, पोस्टर्स, फिल्म्स, एडवर्टीजमेंट्स, इंटरनेट, टेक्स्ट एटसेट्रा। मौखिक संवाद, नॉन वर्बल, जिसको हम हाव भाव की भाषा कहते हैं। टेक्स्ट, लिखकर कुछ ऐसा ना लिखा जाए जो लिंग विशेष को हानि पहुंचाए। पोस्टर्स में कुछ ऐसा ना दिखाया जाए, फिल्म्स में ऐसा ना दिखाया जाए। फिल्म्स में तो ऐसा दिखाया ही जाता है कि महिलाओं को एक वस्तु के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ ही फिल्में होती हैं जो किसी नायिका को लेकर चलती हैं, अन्यथा नायक जो है वो हमेशा क्या होता है, मुख्य भूमिका में होता है, नायिका उसके साथ नाच गाने और उसका सहयोग करने के रूप में ही होती है। एडवर्टीजमेंट्स में मैं देखता हूँ विभिन्न तरह की एडवर्टीजमेंट्स आती हैं और उनमें जो महिलाएं हैं उनको एक वस्तु के रूप में दिखाया जाता है। कार बेचनी है, उसके पास एक अर्धनग्न अवस्था में महिला मॉडल को खड़ा करना पड़ेगा। आपको परफ्यूम बेचना है तो ग्राउंड के अंदर वो आदमी जो है वो परफ्यूम डालता है और ऊपर ढेर सारी लड़कियां आकर गिर जाती हैं। इस तरह की अगर हम चीजें दिखाएंगे, जिसको मैं मतलब एक सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं कहूंगा, तो वैसी चीजें हटाई जानी चाहिए। दूसरा, जेंडर स्पेसिफिक डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, लिंग विशिष्ट डेटा संग्रह होना चाहिए और उसका विश्लेषण भी होना चाहिए।
किस किस आधार पर हो सकता है? सोशल डायमेंशन, सामाजिक जो आयाम है उसके अंदर लिंग को कैसे जांचा जा रहा है, ये होना चाहिए। सच एज एज, एथनिसिटी, इनकम एंड लेवल ऑफ एजुकेशन शुड आल्सो बी रिफ्लेक्टेड वेयर पॉसिबल। जब सामाजिक आय की आयाम की बात करते हैं तो उसमें उम्र, जातीयता, आय, शिक्षा का स्तर, ये सभी प्रतिबिंबित होने चाहिए, इनको जांचा जाना चाहिए। तीसरा है इक्वल असेस एंड टू एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। जो भी सेवाएं होती हैं समाज के अंदर अलग अलग तरह की, वो सब तक समान रूप से पहुंचनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत ये कहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पुरुषों तक सीमित रहे, वो महिलाओं तक भी जानी चाहिए। चौथा है विमेन एंड मेन आर इक्वली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने की जब बात आती है उसके अंदर महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से शामिल किया जाना चाहिए। कैसे कैसे हो सकता है? व्हेन अपॉइंटिंग वर्किंग ग्रुप्स, जब हम किसी कार्य करने के लिए एक समूह बना रहे हैं, एक टीम बना रहे हैं, तो वहां ध्यान रखना चाहिए इतने पुरुष आ रहे हैं, इतनी महिलाएं भी आनी चाहिए। प्रोजेक्ट टीम्स, कोई प्रोजेक्ट योजना की टीम बना रहे हैं, वहां भी ये ध्यान रखा जाए। कमीशंस एंड एडवाइजरी बोर्ड्स, कुछ कमीशन बना रहे हैं, आयोग बना रहे हैं, सलाहकार बोर्ड बना रहे हैं, वहां भी ये ध्यान रखना पड़ेगा। एज वेल एज व्हेन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, हम कोई कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं तब भी, व्हेन सिलेक्टिंग स्पीकर्स, मंच संचालन के लिए देखना है या कुछ और करना है, तब हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि वह महिला और पुरुषों का जो अनुपात है वो बराबर है या नहीं है। पांचवा है इक्वल ट्रीटमेंट इज इंटीग्रेटेड इनटू स्टीयरिंग प्रोसेस। समान व्यवहार को स्टीयरिंग प्रक्रिया में एकीकृत किया जाना चाहिए। स्टीयरिंग प्रक्रिया क्या है? किस चीज को लागू करना। जब हम लागू करते हैं तो उसके अंदर दोनों लिंग के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर इन 5 प्रिंसिपल्स का पालन किया जाए तो मेरे हिसाब से जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का जो लक्ष्य है उसको हम आसानी से पा सकते हैं और समाज के अंदर एक लिंग समानता की जो धारणा है उसको पैदा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेवल्स ऑफ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, 3 मुख्य स्तर बताए गए हैं। पहला है जेंडर सेंसिटिव एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। पहले हमें सोचना पड़ेगा कि लिंग विशेष के लिए हमें कुछ ऐसा करना है, और वो लिंग विशेष क्या है? फीमेल, महिला है। फिर क्या करना है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हमने उसके ऊपर योजना बनानी है। पहले विचार में आएगा, फिर योजना में आएगा, पहला लेवल। दूसरा लेवल क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। योजना बन चुकी है, अब उसको लागू करना है, इफेक्टिवली लॉन्च कर देना है योजनाओं को। तीसरा क्या है? जेंडर सेंसिटिव मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। अब जेंडर सेंसिटिव मॉनिटरिंग करनी है, सिंपल मॉनिटरिंग नहीं करनी। जेंडर सेंसिटिव मॉनिटरिंग, ये योजना मान लीजिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या बहुत सारी ऐसी योजनाएं हरियाणा सरकार ने या केंद्र सरकार ने चला रखी हैं, तो उनको हमने क्या करना है? जिस चीज को केंद्रित कर कर योजना बनाई गई, क्या उसको फायदा हुआ? हुआ तो कितना हुआ? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? और अब इसमें क्या बदलाव लेकर आने? ये जेंडर सेंसिटिव मॉनिटरिंग है। ये 3 लेवल पर हम जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की जो है वो प्रक्रिया है उसको लागू कर सकते हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। लिंग मुख्य धारा को प्राप्त करने के लिए हमें दिक्कतें कौन कौन सी आ रही हैं, हमारे सामने चुनौतियां कौन कौन सी है? पहला है जेंडर इनइक्वलिटी, लिंग असमानता, जिसको चैलेंज करने के लिए हम जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं। और ये भारतीय परिवेश के अंदर जहाँ पितृसत्ता जो है वो बहुत ज्यादा हावी है और हमारी बहुत गहरी सांस्कृतिक या दूसरी जो गतिविधियां उनके अंदर उतरी हुई है, ये पहला चैलेंज है। दूसरा है इम्प्यूनिटी, दंड मुक्ति। ये एक ऐसी धारणा है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो हमारी रिचुअल्स हैं या जो बाकी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा करने के लिए बाध्य करती है। हमारे ऐसे बहुत सारे विधान हैं जो हमें ये कहते हैं और उस वजह से हमारे ऊपर ये चीजें चली आ रही हैं। तीसरा है इनएडिक्वेट ह्यूमन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, अपर्याप्त मानव तकनीकी और वित्तीय निवेश। योजनाएं बनती हैं, उसमें जितनी मैन पावर लगनी चाहिए वो नहीं लगती, टेक्निकल सपोर्ट जैसी चाहिए वो नहीं लगती, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। आज बजट आया है तो हम देख सकते हैं कि इस तरह की चीजों के लिए अगर आप गौर से देखेंगे तो कितना जो हिस्सा है वो इन चीजों के लिए दिया गया है। अगला है वीक कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, कमजोर समन्वय और निगरानी तंत्र। लागू नियम बना दिया गया, लागू करने के लिए लॉन्च कर दिया है, निर्देश दे दिए गए हैं, परंतु जहां से बना वहां से चीज प्रोसेस कर दी गई, प्रक्रिया में आ गई है, परंतु जिन लोगों को ये लागू करना है
उनके साथ अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तब दिक्कत है। अगर वो लागू कर भी रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व कितना किया जा रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं, अच्छे हो रहा है तो क्या किया जा रहा है, ये निगरानी तंत्र की बात है। अगला है इनसफिशियंट डेटा एंड रिसर्च, अपर्याप्त डेटा है और शोध भी नहीं है। जब तक डेटा ठीक नहीं है तब तक हम उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है उनका एनालाइज नहीं कर सकते, और वो नहीं होगा तो रिसर्च को कोई बेस नहीं मिल सकता। अगला है लिमिटेड अटेंशन टू नेग्लेक्टेड नेग्लेक्टेड ग्रुप्स एंड इश्यूज, उपेक्षित समूहों और मुद्दों पर सीमित ध्यान। उपेक्षित समूह पूरा का पूरा महिला समुदाय जो है वो उपेक्षित है, और उनके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो उनके सुबह से लेकर शाम तक के जो क्रियाकलाप हैं उनके अंतर्गत आते हैं, उनकी तरफ नेग्लेक्शन का भाव है, उसको सोचा ही नहीं जा रहा, ध्यान में ही नहीं लेके आया जा रहा, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ एवेल्युएशंस एंड एविडेंस बेस्ड टू गाइड प्रोग्राम्स, कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करने के लिए मूल्यांकन और साक्ष्य आधार की कमी। जब हम इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते हैं, इनको गाइड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास जो ग्राउंड लेवल की रियलिटीज हैं वो नहीं होती। हम देखते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या कोई और बड़ा व्यक्ति जो है वो ऐसे जब भी कोई योजना लागू करता है तो वो कुछ लोगों को सामने लेकर आता है, परंतु उसी समय कुछ मीडिया वाले लोग ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं जहां पर वो चीजें नहीं होती। तो ये वो वाली चीज है जहां पर साक्ष्य आधार की कमी है। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप एंड कवरेज ऑफ सर्विसेज एंड इंटरवेंशन, सेवाओं और हस्तक्षेपों का सीमित दायरा और कवरेज लागू हो गई परंतु लिमिटेड लेवल पर, बहुत कम लोग लाभान्वित हुए, ज्यादातर लोगों तक तो उसकी खबर, सूचना या जानकारी ही नहीं पहुंचती, जिसको हम जागरूकता कहते हैं, वो नहीं पहुंचती। तो वो वाली जो चीजें हैं, और उसके लिए फिर कोई इंटरवेंशंस नहीं किए जाते, कोई स्टेप्स नहीं उठाए जाते, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता कि क्यों नहीं पहुंचे, ये भी एक दिक्कत है। अगला है लो डिमांड फॉर सर्विसेज बाय सर्वाइवर्स, जीवित बचे हुए लोगों द्वारा सेवाओं की कम मांग। जो महिलाएं हैं वो ऐसा सोचती हैं कि नहीं, हमें तो ऐसा ही रहना, हमें तो ठीक है, ये यही होना है, तो वो वाली जो चीज है वो डिमांड ही नहीं करती। अब जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है तो ये चीजें डिमांड की जो है बढ़ने लगी और महिलाओं का जो स्तर है थोड़ा थोड़ा सुधरने लगा है। अगला है फ्रेगमेंटेशन ऑफ एफर्ट्स टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू वायलेंस, हिंसा को रोकने और उसका जवाब देने के प्रयासों का विखंडन। मैंने पहले भी एक तो लेक्चर में कहा जेंडर के कि 3 तरह की महिलाएं, एक है जो बहुत बिल्कुल गरीब तबके की है, जब उसके साथ हिंसा की जाती है वो शोर शराबा मचाकर सड़क पर आ जाती है। एक है जो बहुत उच्च वर्ग की है, उसके साथ ऐसा किया नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ी संख्या है जो मध्यम दर्जे में आती है, उसके साथ जब हिंसा होती है तो वो उसको चुपचाप सहन कर लेती। सामाजिक परंपराओं, इज्जत बेइज्जती या बहुत सारे ख्यालों की वजह से सीढ़ियों से गिर गई, इस वजह से चोट लग गई, ये तो किचन में थी तब हाथ जल गया या कुछ और हुआ, ये वाली जो चीजें हैं, हिंसा जब होती है उनके साथ पुरुषों के द्वारा, तो उसको रोकने के लिए कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाती। वो कल्चर हो सकता है, वो माता पिता की इज्जत का सवाल हो सकता है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो जेंडर मेनस्ट्रीमिंग को प्राप्त करने से हमें रोकते हैं। आपको अगर मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो कृपया इस वीडियो को इनको शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए। धन्यवाद।